नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम बघेल ने दिया राहुल को न्योता। ट्रैक्टर रैली और राज्योत्सव के लिए कृषि बिल के विरोध को लेकर राहुल करें रैली। महंगाई पर लगाम लगाने की तैयारी। प्याज की कालाबाजारी रोकने कलेक्टर करेंगे निगरानी। सीएम बोले केंद्र के कानून से अन्य वस्तुओं को भी दाम बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र होगा। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ 4 नए विधेयक लाएगी प्रदेश सरकार। बंगाली समाज की दुर्गा पूजा से कोरोना ने तोड़ी परंपरा। ना तो प्रतिमा स्थापना ना होगी सिंदूर खेला। बेमेतरा में अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में। सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती में बड़ा खतरा। करीब 2500 अतिथि प्राध्यापक हैं कार्यरत। दुर्ग में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। दोस्त ने ही ईंट मार कर दी थी हत्या। शराब लाने को लेकर हुआ था मामूली सा विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। जांजगीर चांपा जिले के डबरा तहसील क्षेत्र के ग्राम कलमा में धान बिक्री के लिए नए सेवा सहकारी समिति बनाए जाने पर ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत चंदली बिराहा भाटा और ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ सहित 4 ग्राम पंचायतों के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इन चारों ग्राम पंचायतों के किसानों का कहना है कि वह पहले चंद्रपुर सेवा सहकारी समिति में धान बिक्री करने जाते थे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन ग्राम कलमा में नया सेवा सहकारी समिति बनाया गया है और उन्हें अब अपना धान बिक्री करने के लिए कलमा सेवा सहकारी समिति जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत दूर होगा और जाने के लिए सड़क भी सही नहीं है, जिससे और ज्यादा परेशानी होगी। जिस वक्त ग्राम कलमा सेवा सहकारी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस वक्त भी दावा आपत्ति के समय किसानों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी दावा आपत्ति को ध्यान नहीं दिया गया और ग्राम कलमा सेवा सहकारी समिति में उनके चारों ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया है। बस एक मिनट। जांजगीर जिले के आखिरी छोर चंद्रपुर से आए हुए हैं। चंद्रपुर सोसाइटी मुद्दे पर हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे अपनी शिकायत लेकर। नया जो पुनर्गठन किया गया है उसमें चंद्रपुर से अलग होकर कलमा को बनाया गया है। कलमा को सोसाइटी नया बना दिया गया है जो एक कोने में है। अभी हमारा जो दूरी पड़ रहा है चंद्रपुर सोसाइटी धान ले जाने में, उससे कहीं ज़्यादा दूर हमको कलमा पड़ेगा। साथ में सिर्फ पहुँच मार्ग है, एक ट्रैक्टर जाने पर दूसरा ट्रैक्टर उधर से वापस नहीं आ पाएगा। तो मेरे साथी में जितने भी हैं, पलसदा से हैं, बिरहा भाटा से हैं, चंदली से हैं, बिलाईगढ़ से हैं, हम लोग चारों ग्राम के किसान लोग आए हैं, जिसमें बीडीसी मेंबर भी हैं, सरपंच भी हैं, पंच भी हैं और गणमान्य नागरिक भी हैं। और जितने किसान आए हैं इसलिए आए हैं कि हमारे लिए जो अभी मंडी का व्यवस्था किया गया है, नया मंडी, तो उसको सेंटर में होना चाहिए था किसानों के हित को देखते हुए, लेकिन उसको एकदम एक किनारे में कर दिया गया, लास्ट छोर में कर दिया गया है। उसमें हम लोग को जो पूर्व में जो हमारा मंडी था चंद्रपुर, वो बहुत ही करीब था, बहुत ही अच्छा था। अगर मंडी किया गया तो उसको सेंटर में किया जाए। अभी चंदली के कुछ किसान लोग आए थे और चूँकि शासन के द्वारा नया सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, जांजगीर जिले में 75 नए सहकारी समिति बने हैं, तो उन लोगों की मांग है कि उसका मुख्यालय चंदली में किया जाए। इस मांग के लिए कुछ किसान आए हुए हैं। शासन स्तर पर दावा आपत्ति सर्वप्रथम जिला स्तर पर किया गया था, तो जिला स्तर में इनके द्वारा कोई मांग नहीं किया गया। जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर, संभाग के बाद प्रदेश स्तर पर और शासन स्तर पर। तो शासन स्तर पर जो भी दावा आपत्ति है उसी स्तर पर निराकरण किया गया है। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में जांजगीर तहसीलदार, नगरपालिका और पुलिस विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर जांजगीर थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों को औचक निरीक्षण किया, तो अधिकतर लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूमते नजर आए। निरीक्षण करने के लिए टीम ने बिना मास्क लगाए घूम रहे 50 लोगों का चालान काटा और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर एक दुकान को भी सील कर दिया गया।
माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हमारी टीम यहाँ पे कचहरी चौक पे पहुँची हुई है और शहर का भी हमने भ्रमण किया। आज एक दुकानदार पे और लगभग 40-50 मोटरसाइकिल वालों पे हमने चालानी कार्रवाई किया हुआ है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं और इनको बार बार समझाया भी गया है, बावजूद इसके बिना मास्क के ही रोड में निकल पड़ते हैं। तो इनको आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, इनसे फ़ाइन वसूला जा रहा है। जी अभी ये रेगुलर चलेगा और इवन आज तो हमारे कुछ अपने भी टीम के लोग रहे, पालिका के कुछ कर्मचारी, हमारे तहसील के कुछ स्टाफ, सब पे हमने फ़ाइन किया हुआ है और ये लगातार अभी जारी रहेगा। कोरबा जिले के सुदूर वनांचल एवं विकास खंड पौड़ी उपरोड़ा के ग्राम लाद के शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ महिपाल पटेल को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया। महिपाल पटेल प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति समर्पित रहीं। उनकी मृदभाषी और मिलनसार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित के लिए सम्मानित किया जाएगा। आपको बताते चले, नियमित उपस्थिति के प्रति शाला विकास समिति के सदस्यों से संबंध सभी विषयों को महत्व देते हुए परीक्षा परिणामों को सतत वृद्धि, आईसीटी पर जोर के अलावा नियुक्ति पदोन्नति के साथ हाई स्कूल लाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थित देखभाल करना, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के रूप में कार्य में फलस्वरूप ये सम्मान वर्चुअल रूप में 31 अक्टूबर 2020 को दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सम्मान समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बावरा आदि उपस्थित रहेंगे। व्याख्याता पटेल ने छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2020 के लिए छत्तीसगढ़ का पहरेदार अंबिकापुर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए उनकी टीम को भूरी भूरी प्रशंसा करी है। अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ रत्न के लिए मुझे छत्तीसगढ़ का पहरेदार अंबिकापुर द्वारा चयनित किया गया है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं उस लक्ष्य को प्राप्त किया और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से। आईपीएल में सट्टा लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी के पास से लैपटॉप, पेन ड्राइव और एंड्रॉइड मोबाइल सहित 91,000 रुपए नगद बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार नया बस स्टैंड क्षेत्र में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू देवागन को गिरफ्तार कर लिया। भिलाई चरौदा पर पंकज शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। ये भी पप्पू देवागन के कहने पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के एवज में प्रतिदिन 1,000 रुपए देते थे। आपको बताते चले, आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव बरामद की गई है। सर एक मिनट। अभी आईपीएल के सट्टे के मद्देनज़र विगत सप्ताह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बस स्टैंड स्थित पप्पू देवागन और ठाकुर राम देवागन, इसका मोबाइल का दुकान है और उसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान है, उसके द्वारा आईपीएल का सट्टा जैसे आईडी लेकर संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर वहाँ थाना प्रभारी और मेरी टीम के साथ मैं रेड किया वहाँ पर जाके, तो उनके पास मोबाइल और कुछ सट्टे की रकम के हिसाब की पर्ची मिली, जिसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स भी हैं और कुछ आईडी मिले हुए हैं। 62 साल की उम्र में शादी का सपना देखना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। इस चक्कर में उसने 53,000 रुपए गंवा दिए। बैंक की रिटायर्ड 61 वर्षीय महिला ने अपने बहन की मौत का झांसा देकर उससे पैसे हड़प लिए और मोबाइल भी बंद कर दिया। मामले में सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया। सरकंडा थाना प्रभारी जेपी गुप्ता ने बताया कि एक वृद्ध ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी का मन बनाया था, जिस पर उसने ऑनलाइन वेबसाइट आईडी बनाई, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 3,500 रुपए जमा किए।
इसके बाद उसने वेबसाइट में एक महिला से बात करी और कुछ दिन बाद वृद्ध के साथ ठगी हो गई। और क्या विशेष है? जिला कोरबा में रेत उत्खनन प्रशासन के माध्यम से शुरू की गई, जिसमें अनेक ठेकेदारों द्वारा ठेके के माध्यम से रेत उत्खनन की प्रक्रिया की जाती है। ग्राम तेलसरा में भी रेत निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मगर इस प्रक्रिया में नियम को ताक पर रखकर ठेकेदारों के द्वारा चयनित राशियों को 491 न लेकर प्रति ट्रिप 700 ट्रैक्टर मालिकों से लिया जाता है, जो कि सरासर नियमों के विरुद्ध है। और इस राशि में ट्रैक्टर मालिकों को जो सुविधा प्रशासन के माध्यम से देनी होती है उसकी भी पूर्णतः अनदेखी की जाती है। ठेकेदार द्वारा केवल अपने जेब गर्म करने की प्रक्रिया ही चल रही है। और सीधे बात को लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मैं आप सबको सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आप सबको और आपके परिवारजनों को देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि अभी मुझे 7 अपने सफलतम जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करते हुए आज उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनसे मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ लखनऊ में मैंने 5 जो यहाँ पर सहायक अध्यापक चयनित हुए हैं उनको स्वयं नियुक्ति पत्र भी दिया है। और जो ऊर्जा उनके पास है, जो उत्साह है, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक ऊर्जा और ये सकारात्मक उत्साह ही वास्तव में समाज की सही ताकत है। ये ताकत ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, निरंतर आगे बढ़ाएगी। आपने पिछले 3-3.5 वर्षों में कुछ चेंज देखे होंगे। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नौकरी में कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। किसी भी विभाग की किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो 2017 अप्रैल 2017 के बाद से प्रारंभ हुई है उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम प्रदेश के अपने युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उनके चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और उन्हें यथायोग्य सेवा का अवसर शासन की व्यवस्था में विभागों में दे सकें। 3 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम कर चुके हैं और पिछले 6 महीनों के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान इसमें सुस्ती आई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से प्रक्रिया फिर हमने तेज की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र इसी प्रकार से हमारे माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों ने वितरित किए। और आज मैं माध्यमिक शिक्षा के माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, श्रीमती गुलाब देवी जी को, विभाग की अपर मुख्य सचिव और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3,317 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में जो रिक्तियां थी उनको भरपाई करने और पठन पाठन का एक बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तकनीक हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, हमने यद्यपि अपने सामान्य जीवन में इसको महसूस किया होगा, लेकिन
कोरोना कालखंड के दौरान बहुत नज़दीक से हम लोगों ने इसकी ताकत को जाना है, पहचाना है। खास तौर पर इस दौरान जिस तेजी के साथ कार्य हुआ है, चाहे वह योजनाओं का लाभ गरीबों तक देने का रहा हो। कोई सोच सकता था अगर 2 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना होता तो एक तो इसके लिए समय खर्च करना पड़ता, इतने मैन पावर कहां से हम लोग लेके आते। दूसरा, पैसा जब आप मैनुअली देंगे तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ मीडिएटर तो घुस ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला। जनधन अकाउंट का लाभ क्या मिला कि एक बटन दबाया, 2 करोड़ लोगों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच गया। हमने 87 लाख गरीबों के खाते में, वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, इनके अकाउंट में इनकी पेंशन की एडवांस राशि और कोविड के दौरान भरण पोषण की अतिरिक्त राशि देने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की। एक क्लिक में सभी 87 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और माध्यमिक शिक्षा ने, बेसिक शिक्षा ने, तकनीकी शिक्षा ने, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षण का कार्यक्रम भी इस दौरान तेजी के साथ आगे बढ़ाया। इसका परिणाम था कि 7 महीने से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के साथ जुड़ करके अपने पाठ्यक्रम को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान मैंने अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत किया। मैं जब भी किसी बच्चे से बात करता था, किसी युवा से बात करता था, तो मुझे तत्काल वहां से बात आती थी कि साहब अब हमारा ऑनलाइन क्लास की समय हो गया, अब इस समय नहीं, हम बाद में बात करेंगे। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं तो जानबूझ के फोन उसी समय करता था कि ये लोग वास्तव में क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि वह अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए छोटे बच्चे हों या फिर यूजी पीजी वाले छात्र हों, सभी ने इसमें रुचि ली और बेहतर तरीके से विभाग के इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और अब हम लोगों ने इस तकनीक का उपयोग चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने और नियुक्ति पत्र के साथ साथ उन्हें कौन से विद्यालय का चयन होना है, अब इसमें पिक एंड चूज नहीं होगा। इसमें मेरिट के आधार पर उन्हें वे विद्यालय उपलब्ध होंगे जिसका वह हकदार बनता था। वे विद्यालय ईमानदारी से उसे प्राप्त हो जाएंगे। और आज 3,317 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया उसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बहुत सुना होगा। 2014-15 में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम कुछ अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 3 वर्ष के दौरान निरंतर सुधार करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हर छात्र एक विश्वास के साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है। हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की या बेसिक शिक्षा या पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया के साथ पूरा विश्वास कर रहा है। कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे 2017 के पहले कई बार सड़क से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं अक्सर देखता था सुबह के समय या शाम के समय सड़कों पर बड़ी संख्या में नौजवान दौड़ते थे और प्रैक्टिस करते थे। मैं अक्सर गाड़ी रोक करके उनसे पूछता था कि भाई क्यों दौड़े हो? कहते साहब कभी पुलिस की भर्ती निकलेगी, हम भी भर्ती होंगे। लेकिन जब भर्ती नहीं होती थी तो मैंने उन नौजवानों में निराशा भी देखी थी। और कल फिर मुझे वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वे युवा कितने उत्साह से भरपूर थे। हर एक के मुंह पे एक बात थी कि साहब अब हमारे यहां भी हर एक युवा पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो या किसी भी शासकीय भर्ती हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो रहा है।
इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का चयन हो रहा है। 3 लाख की भर्ती जो पहले चरण में हमारी संपन्न हो चुकी हैं, इस सफलतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इधर हम लोगों ने फिर से जो प्रारंभ किया है, 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। देखिए, शिक्षक, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक शिक्षक वह शासन का कर्मचारी नहीं हो सकता, वह शासन का एक या समाज का नौकर नहीं हो सकता, वो समाज का मार्गदर्शक है। लेकिन मार्गदर्शक बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके अनुरूप हमें स्वयं अपने आचरण से, अपने कृतित्व से उस प्रकार का व्यक्तित्व हमें स्वयं बनाना पड़ेगा और उस व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया के साथ आप सभी चयनित शिक्षकों को जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई संस्थान नाम तब कर सकता, मुझे याद है बेसिक शिक्षा परिषद की घटना है, हमारे एक जनपद में मैं ऐसे ही समीक्षा बैठक के लिए निकला था। मुझे एक जिलाधिकारी ने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ एक विद्यालय है और इस साल, पिछले साल वहाँ 35 बच्चे रह गए थे, अगले साल इस मुझे लगता है नए सत्र में उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो बच्चे कम जहाँ हो चुके हैं वहाँ पर उन्हें बंद करते हुए इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर लेंगे तो हमें शिक्षकों की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा आखिर बच्चे कम क्यों होते गए? तो उन्होंने कहा साहब पढ़ने पे रुचि नहीं लेना चाहते हैं बच्चे। मैंने कहा भी बच्चे रुचि नहीं लेना चाहते हैं या वहाँ पे शिक्षक समय पे नहीं पहुँचते हैं और प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है? मैंने कहा वहाँ जाइए, देखिए पहले क्या मामला है और मुझे पूरी जानकारी देंगे, इस बात की जानकारी देंगे विद्यालय में साफ सफाई कैसी है। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में बड़े बड़े पेड़ उगे होंगे, अंदर घास जमी होगी, गंदगी होगी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षक समय पे आते नहीं होंगे, कभी भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर के उस विद्यालय को ठीक करने की दिशा में चिंता कर सकें, इसके बारे में कोई चिंता किसी ने नहीं की होगी। और फिर हम दोष बच्चों को दे रहे हैं और जो आशंका मेरी थी वही सच साबित हुई, वही आशंका सच साबित हुई। विद्यालय में भवन में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ जमे हुए थे, गंदगी थी, टॉयलेट नहीं थे, अव्यवस्थाएं थी। फिर मैंने दूरभाष से ही वहां पर इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उनसे इस बारे में अनुरोध करिए, प्रशासन उनका सहयोग करे, विद्यालय के जितने पेड़ जमे हुए ये स्वयं अपने हाथों से निकाल सकेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्रयास करना पड़ेगा, अभिभावकों के साथ एक बार बैठक करके उनके सामने पुताई करनी पड़ेगी, देखेंगे लोगों की कितनी संवेदनाएं उमड़ती हैं। और मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर ही उस विद्यालय और उस प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ, राष्ट्रपति जी ने उन्हें पुरस्कृत किया। ये इसी प्रदेश का विद्यालय है और मुझे लगता है कि इस समय मेरे संज्ञान में आया है कोविड-19 के पहले जो मैं विद्यालय की रैंकिंग देख रहा था, बच्चों की उपस्थिति देख रहा था, उसी विद्यालय में 350 बच्चे हैं। यानी एक शिक्षक चाहे तो समाज की व्यवस्था को व्यापक परिवर्तन ला करके उसको कर सकता है। आज ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर हमारे माननीय सांसद, विधायकों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के
90,000 से अधिक विद्यालयों को न केवल साफ सफाई की व्यवस्था के साथ एक मानक उसके सामने तय किया है, बल्कि वहां पे अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, वहां पे आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस के साथ उसको जोड़ने की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था। अगले 100 दिन का टारगेट हमने उनको दिया है कि अगले 100 दिन तक हर एक विद्यालय में पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच जानी चाहिए, और सभी लोग मेहनत करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है माध्यमिक शिक्षा में भी ये कार्य हो सकता है, और माध्यमिक शिक्षा ने करके दिखाया है। हमें याद है 2017 में, इससे पहले नकल के अड्डे बन चुके थे बहुत सारे विद्यालय। अन्याय होता था उन छात्रों के साथ जो साल भर मेहनत करता था, बाद में मेरिट में उसकी कम आ जाती थी और नकल करने वाला मेरिट में आगे बढ़ जाता था। लेकिन पिछले 3 वर्ष के अंदर जो व्यापक परिवर्तन हुए, एक नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा जिस रूप में हुई है, ये देश के लिए मानक बना। इतना बड़ा 55-56 लाख बच्चे जिस माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठते हो, वहां पे नकल विहीन परीक्षा हो सके, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न हुई। एक भी बच्चे को जेल नहीं भेजना पड़ा। हां, नकल माफिया कुछ जेल जरूर गए। इसी प्रकार से परीक्षा पहले 3 महीनों तक चलती थी। 3 महीने परीक्षा, 3 महीने उनके रिजल्ट आने में लगते थे, 3 महीने फिर प्रवेश करने में लगते थे, और 3 महीने जो बचते थे उस पर्व और त्योहार में निकल जाते थे, तो पढ़ाई कभी होती भी नहीं थी। तो फिर निकल के अलावा बाकी बचता क्या था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माध्यमिक शिक्षा परिषद को, इन्होंने 3 महीने की परीक्षा को 12 से 15 दिन में समेट करके, सबसे बड़ा राज्य बोर्ड है और सबसे पहले परीक्षा और सबसे पहले रिजल्ट भी कोविड, मुझे याद है जब कोरोना के लिए 15 मार्च को हम लोगों ने सभी विद्यालय बंद कर रहे थे, उस समय तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। सभी परीक्षाएं संपन्न हो गई थी। अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर अन्य संस्थानों ने भी योगदान दिया होता तो कोविड के पहले हमारी सभी प्रकार की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी होती। लेकिन प्रयास हुआ तो परिणाम सामने आया, और परिणाम सामने है तो आज के दिन पर हमारे पास ये समस्या नहीं कि हमें हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को संपन्न करना है। हमारे सामने था कि भाई जो हाई स्कूल पास किया उस 11वीं में प्रवेश लेगा ही लेगा, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास को प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जिसने 8वीं पास किया वो 9वीं में प्रवेश लेगा ही लेगा, ऑनलाइन क्लासेज उनकी प्रारंभ हो चुकी। जो 9वीं में था वो 10वीं में चला गया, उसकी परीक्षाएं संपन्न होने के साथ ही उसका कार्ड उसे प्राप्त हो गया। उसका हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास विभाग ने लेना प्रारंभ कर दिया, हर विद्यालय में प्रारंभ हो गया, और व्यवस्थित तरीके से वैश्विक महामारी का मुकाबला करते हुए भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यानी जहां चाह वहां राह, विभाग ने प्रयास किया, परिवर्तन हुआ, एक चेंज दिखा है, और मुझे लगता है ये चेंज आप में से हर एक शिक्षक करने की क्षमता रखता है। देखिए, शुरुआत एक से होती है। ये बोलना कि सारे लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, देखिए दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत हमें बंद करनी होगी। ये शुरुआत एक व्यक्ति को करनी होगी, और स्वयं से, स्वयं के परिवार से, स्वयं की क्लास से, और फिर स्वयं के विद्यालय से। और ये शुरुआत अगर आप करेंगे हर एक स्तर पर, देखिए अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यापक अवसर होते हैं आपके पास, जिसमें बच्चों की रुचि को जागृत करते हुए आप एक योग्य शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और यादगार पारी खेल सकते हैं शिक्षक के रूप में, जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत मददगार हो सकता है। आज आपकी योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। कम से कम ये 3,317 जो शिक्षक आज चयन हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा चयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई, उस प्रक्रिया के दौर से गुजर करके
आपने अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को यहां पे प्रदर्शित किया है। इसलिए जब आपकी योग्यता और क्षमता पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता, तो आपको अब अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता का उपयोग अपने विद्यालय के कायाकल्प के लिए करना चाहिए। आप जिस विषय के हैं उस विषय में पारंगत होना आपका दायित्व। उस विषय में नित्य नए क्या परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए, ज्ञान असीमित है और नित्य नए परिवर्तन के लिए हमें तैयार होना होगा। हम लकीर के फकीर नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने पाठ्यक्रम को, अपने विषय की पूरी समझ होना, उसकी सहजता और सरलता को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर निरंतर कार्य करना। इसके बाद तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हम व्यापक परिवर्तन के वाहक कैसे बन सकते हैं, यह आपको करना होगा। और मुझे लगता है जब आप करेंगे तो एक सफल और योग्य शिक्षक के रूप में आपकी पहचान होगी, लोग आपको सम्मान देंगे और लंबे समय तक जो छात्र छात्रा आपसे पढ़ेंगे, वे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वे लोग हमेशा आपको याद करेंगे, स्मरण करेंगे। और जब भी कभी आप उनसे मिलेंगे तो वे सचमुच आपके सामने, किसी भी पद पे जाएंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे। एक बड़ा दायित्व आज आपके ऊपर मिल रहा है और इसलिए मैं इस अवसर पर नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपको हम सब अपने कर्तव्य बोध के साथ भी जुड़ें। देश के स्टेट जो बोर्ड हैं उनमें से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बोर्ड है। इस बोर्ड के साथ जुड़ रहे हैं आप। इसके माध्यम से बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। हम कोविड-19 की चुनौती का सामना करते हुए कैसे हम एक सफलता पूर्वक अब अनलॉक के छठे चरण की तैयारी में अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ करके, अभिभावकों के साथ जुड़ करके अब सामान्य प्रक्रिया को कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में भी हमें कार्य करना होगा। और खासतौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बात कही कि जब तक कोई वैक्सीन और दवा नहीं आ जाती, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव ही सर्वोत्तम उपाय में मुझे लगता है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए अगर हम अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय हिंद। आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से सर विभाग परिश्रम कर रहा है और इस कार्यक्रम के लिए विशेष करके सभी अधिकारी बहुत परिश्रम किया। NIC का भी सर बहुत योगदान रहा इस कार्यक्रम के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी का हमेशा हम लोग की पीठ पर हाथ रहता है। सर
सभी डीएम्स और मंडलायुक्त, क्योंकि एक दिन में हम लोग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उन लोग का बहुत सहयोग रहा सर। मैं सर उनका भी धन्यवाद दूंगी सर। और मैं अब माननीय राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। असाधारण क्षमताओं वाले, गुणों से संपन्न, महान एवं जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रतिबद्ध शिक्षाविद माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, समारोह में उपस्थित माननीय सांसद एवं विधायकगण, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं नवनियुक्त शिक्षकगण, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 23 अक्टूबर को 5 कालिदास मार्ग स्थित सभागार में 3317 सहायक अध्यापकों। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने बहुत बार ट्रेनों में सफ़र तो किया होगा और प्लेटफॉर्म और क्रॉसिंग में खड़े होकर कई ट्रेनों को आते जाते हुए देखा होगा, मगर कभी आपने ये सोचा है कि भारत में कितनी तरह की ट्रेनें हैं, कितने रंग की और हर रंग का क्या मतलब होता है। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम हर ट्रेन कुछ कहती है में। ट्रेन में यात्रा करने का अनुभव तो आपके पास खूब होगा, और हो भी क्यों ना। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के नाते भारत में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन भी माना जाता है। भारतीय रेलवे अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। हर तरह के यात्रियों की क्षमता के अनुसार भारतीय रेलवे अपना आकार डिज़ाइन करती है। वीआईपी स्तर के लोग एसी फर्स्ट क्लास में सफर का आनंद लेते हैं, तो उसके नीचे स्तर वाले लोग सेकंड एसी में सफर करते हैं। जबकि देश की बड़ी आबादी का एक भाग थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में सफर करता है। वहीं भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है